वेलकम टू क्विक स्टडी मटेरियल। आज है 14 मई और डेली करंट अफेयर्स की इस क्लास के अंदर हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे आज से वो सभी क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ जितना भी आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके क्वेश्चंस होगा उसको भी हम रिवाइज करेंगे ना, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उन सभी जीके के क्वेश्चंस को भी देखेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर सुबन्ना अय्यप्पन का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थे? यानी पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था, तो आप समझ सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट नाम है ना, आपके एग्जाम के लिहाज से नाम है इनका डॉक्टर सुबन्ना अय्यप्पम। अब डॉक्टर सुबन्ना अय्यप्पम जो है ये एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, ये कौन थे? एक वैज्ञानिक थे, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। और ध्यान रखिएगा ये कृषि वैज्ञानिक थे। क्या थे? कृषि वैज्ञानिक थे। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो इनका किस राज्य से संबंध है, तो कर्नाटक राज्य से इनका संबंध है ना। इनको पद्मश्री कब दिया गया था? 2022 में दिया गया था। ये इमेज में आप देख पा रहे हैं डॉक्टर सुबन्ना अय्यप्पन को। एक बार थोड़ा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। इनका जो निधन हुआ है वो भी 70 वर्ष की आयु में हुआ है। ध्यान रखिएगा निधन जो है वो संदिग्ध परिस्थितियों में हुआ है ना, एक संदिग्ध मौत मानी जा रही है। दरअसल श्रीरंगपट्टनम में श्रीरंगपट्टनम जो है वहां पे कावेरी नदी बहती है। ठीक है, वहां पर कावेरी नदी के पास ही उसी नदी के अंदर इनकी ना डेड बॉडी मिली थी। तो थोड़ी संदिग्ध मौत है, अभी मौत का कारण का खुलासा नहीं हो पाया है। ठीक है, और नीली क्रांति को बढ़ावा देने में इनकी बहुत अहम भूमिका थी। और आप समझ सकते हैं कि नीली क्रांति की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो नीली क्रांति का संबंध यहाँ पर देखिए, ये जो 3 नंबर वाला पॉइंट है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मत्स्य उत्पादन से है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो जितनी भी क्रांतियां हैं अपने भारत में चल रही हैं, इन क्रांतियों का संबंध है ना किससे है, ये एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है। जीके का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसलिए यहाँ पे मैंने एक लिस्ट लगाई है, इन क्वेश्चंस को भी देखेंगे। सबसे पहले इधर देखिए, इसी नीली क्रांति को बढ़ावा देने में अहम भूमिका की वजह से इनको 2022 में पद्मश्री का अवार्ड दिया गया था, है ना। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और ध्यान रखिएगा, जो स्टेट पीसीएस और सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, आईसीएआर के नेतृत्व करने वाले पहले गैर कृषि वैज्ञानिक भी यही है। यानी ये आईसीआर के महानिदेशक भी रह चुके हैं। कब से कब तक? तो आपको ध्यान रखना है 2010 से लेकर के 2016 तक ये रह चुके हैं। ठीक है, डीजी रह चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको कुछ ध्यान रखना है। 2022 में रामनाथ कोविंद जो कि उस समय राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा इनको ये पुरस्कार दिया गया है, यानी ये जो सम्मान है पद्मश्री प्रदान किया गया। बात करते हैं कुछ क्रांतियों की जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। हरित क्रांति मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है। श्वेत क्रांति ये भी कई बार रिपीट हुआ है। ये सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो खाद्यान्न उत्पादन से है ना। श्वेत क्रांति का दुग्ध उत्पादन से है। नीली क्रांति का मत्स्य उत्पादन से। भूरी क्रांति का उर्वरक उत्पादन से है। रजत क्रांति का अंडा के उत्पादन से है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। कृष्ण क्रांति की बात करूं अगर मैं, तो इसका पेट्रोलियम उत्पादन से संबंध है। लाल क्रांति जो है ये टमाटर और मांस, ध्यान रखिएगा दोनों ही लाल रंग के होते हैं, तो लाल क्रांति जो है वो टमाटर और मांस उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन से। झींगा एक मछली की प्रजाति होती है, उसकी बात कर रहे हैं। बादामी क्रांति जो है ये मसाला उत्पादन से। और सुनहरी क्रांति जो है ये फल शहद और बागवानी से है। कभी पूछा जाए अगर, तो एग्जाम में ज्यादातर बागवानी ही पूछा जाता है कि बागवानी के उत्पादन से कौन सी क्रांति का संबंध है। तो आपको ध्यान रखना है सुनहरी क्रांति का। बाकी फल और शहद भी आपको ध्यान रखना है, इसी में आता है, बागवानी के अंदर ही, है ना। तो ये जो क्रांतियां हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रट लीजिएगा। आपके एग्जाम में एक बार नहीं कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, 5वें आसियान भारत युवा सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो 5वां आसियान भारत युवा सम्मेलन 2025 की अगर हम बात करें तो इसका जो आयोजन है वो कहां पर किया जाएगा? गोवा में किया जाएगा। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। कब से कब तक किया जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है 28 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त तक इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा। ठीक है, कब से कब तक? 28 जुलाई से 1 अगस्त तक। अच्छा, इसमें होगा क्या? इसके अंदर भारत और आसियान संबंधों को मजबूत किया जाएगा, युवाओं को सशक्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है ना। युवा सम्मेलन से ही आप समझ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है आपको कि जो भारत है, भारत जो है वो आसियान का सदस्य नहीं है, लेकिन 1992 से, है ना, 1992 में भारत जो है वो आसियान का वार्ता भागीदार बना है, यानी कि डायलॉग पार्टनर बना है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अच्छा, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए एक बार, है ना, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। संस्करण ध्यान रखना है आपका, एडिशन कौन सा है, तो 5वां संस्करण है। थीम क्या है, विषय क्या है, तो युवाओं को जोड़ना, हमारे भविष्य को आकार देना इसका है। कब से कब तक होगा, तो 28 जुलाई से 1 अगस्त, और कहां पर, तो गोवा, भारत के अंदर। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश में शतरंज पर प्रतिबंध लगाया गया है? शतरंज की बात करूं अगर मैं, तो इसे ही क्या बोला जाता है, चेस बोला जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहां पर, तो चेस पर बैन किसने लगाया है, या शतरंज पर प्रतिबंध किसने लगाया है, तो अभी अफगानिस्तान ने लगाया है। और रीजन सुनेंगे ना आप, तो आपको बहुत हंसी आने वाली है। अफगानिस्तान ने क्या कहा है कि शतरंज खेलने से ना गैम्बलिंग बढ़ सकती है, सट्टेबाजी बढ़ सकती है शतरंज खेलने से, और जो कि हमारे जो इस्लामिक कानून है, जो इस्लामिक लॉ है, उसके विरुद्ध है। ऐसा अफगानिस्तान ने कहा है कि शतरंज खेलना हमारे जो इस्लामिक है इसके विरुद्ध है, और इससे क्या है कि शतरंज खेलने से सट्टेबाजी जो गैम्बलिंग है वो बढ़ सकती है, जो कि हमारे इस्लाम में शामिल नहीं है, इसलिए शतरंज को हम बैन करते हैं, ठीक है। तो भाई सट्टेबाजी तो क्रिकेट से भी हो जाता है ना, बहुत से ऐसे खेल है। कौन सा खेल है जिसमें सट्टेबाजी ना हो? लूडो तक आप देख ही रहे होंगे, है ना, बिंजो, पता नहीं कौन कौन से एप्लीकेशंस आए हुए हैं, उन सब पे क्या होता है, ये गैम्बलिंग और सट्टेबाजी तो होती है। आप लूडो खेलिए, शतरंज खेलिए, क्रिकेट खेलिए, कोई भी खेल खेलिए, अगर जिसको सट्टेबाजी करनी ही होगी वो किसी भी गेम पे कर लेगा, है ना। लेकिन ठीक है, आपको ध्यान रखना शतरंज पर प्रतिबंध किसने लगाया, बैन किसने किया है, तो अफगानिस्तान ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिहाज से। अफगानिस्तान को एक बार मैप में देखिए, ये आप अपना इंडिया देख रहे हैं, है ना, और इंडिया से जस्ट इधर आपको दिख रहा है ना, अपना बेटा है छोटा सा प्यारा सा, इसका नाम है पाकिस्तान। एक नंबर का कमीना बेटा है ना। भारत की बात बिल्कुल नहीं सुनता, है ना, अपने पापा की बात बिल्कुल नहीं सुनता है ये, और इसको अभी सबक सिखाने के लिए भारत ने अभी 2-4 थप्पड़ भी इसको मारे हैं। चलिए आगे बढ़िए, इसी के जस्ट ऊपर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है इसकी राजधानी क्या है, तो काबुल इसकी राजधानी है। मुद्रा जो है इसकी क्या है, अफगानी इसकी करेंसी है। और प्रधानमंत्री कौन है, तो हसन अखुंड जो है प्रधानमंत्री। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये कार्यवाहक हैं, इस प्रधानमंत्री का कोई रोल वोल नहीं है यहाँ पे, बस काम करने के लिए इसको बिठा रखा है। यहाँ पे जो शासन है वो आपको ध्यान रखना है, तालिबानी शासन है। किसका शासन है, तालिबान का, तालिबानी सरकार है यहाँ पे, तालिबानी गवर्नमेंट चलती है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो भारत और अफगानिस्तान की एक छोटी सी सीमा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, है ना। पाकिस्तान वाली सीमा हैदर नहीं, ये हम भारत और पाकिस्तान की सीमा यानी बॉर्डर की बात कर रहे हैं, इंडिया और अफगानिस्तान के बॉर्डर की बात कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है कितनी सीमा लगती है, तो 106 किलोमीटर की सीमा लगती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय राइफल्स द्वारा जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है, तो अभी ऑपरेशन सिंदूर तो चल ही रहा था हमारा, एक नया ऑपरेशन, ऑपरेशन किलर आपको ध्यान रखना है। क्या नाम है, ऑपरेशन किलर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। ऑपरेशन केलर की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, इसके तहत अभी 3 आतंकवादियों को मार गिराया है ना, जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में हमारे भारतीय सेना के जवानों ने। और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रीय राइफल्स है, ये जम्मू कश्मीर पुलिस के सहयोग से इसने इस ऑपरेशन को चलाया, ऑपरेशन केलर, ठीक है। कहां पर चला है, जम्मू कश्मीर, राज्य का नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरेका फोर्ब्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो यूरेका फोर्ब्स की बात करूं अगर मैं, तो ये वाटर प्यूरिफायर और एयर प्यूरिफायर और वैक्यूम क्लीनर, है ना, इन सब चीजों को बनाने का काम करती है, एक बहुत बड़ी कंपनी है यूरेका फोर्ब्स। और बात करूं अगर मैं, तो आपने है ना एक एक्वागार्ड का नाम सुन रखा होगा, वाटर प्यूरिफायर एक्वागार्ड आपने नाम सुन रखा होगा ना, एक्वागार्ड का नाम आपने काफी सुन रखा होगा। ये जो एक्वागार्ड है ना, ये इसी यूरेका फोर्ब्स की ही कंपनी है एक्वागार्ड, ठीक है। ये इसी कंपनी का है एक्वागार्ड, यूरेका फोर्ब्स का। तो अभी यूरेका फोर्ब्स का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो श्रद्धा कपूर को बनाया गया है ना, शक्ति कपूर की बिटिया है, ये अभिनेत्री है। और यहाँ पर आप इनको देख पा रहे हैं, श्रद्धा कपूर को, यही है श्रद्धा कपूर, इन्हीं को बनाया गया है ना, किसका, यूरेका फोर्ब्स का ब्रांड एम्बेसडर। अब यहाँ पे एक चीज और सुनिएगा ध्यान से, ये जो बनी है ना, तो ये यूरेका फोर्ब्स तो बहुत सी चीजें बनाती है, लेकिन जो वैक्यूम क्लीनर की जो रेंज है ना, ये देखिए बीच में वैक्यूम क्लीनर भी दिख रहा होगा, वैक्यूम क्लीनर रेंज के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। अच्छा, अभी ना लास्ट टाइम पे भी मैंने आपको ब्रांड एम्बेसडर पढ़ाया, तो कुछ मैंने रिवीजन भी कराए थे ब्रांड एम्बेसडर, फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि चीजें याद हो जाए आपको, है ना। देखिए, अभी आपने पढ़ा था कृति सनोन जो है ये ड्रीम टेक्नोलॉजी की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी, और कल की क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था केएल राहुल जो कि क्रिकेटर है, ये पॉल एंड शार्क के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। अनन्या पांडे फ्रेंच लग्जरी ब्रांड है, उसका नाम है उस ब्रांड का चैनल, है ना,
इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। कार्तिक आर्यन थॉमस को इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। रोहित शर्मा जिन्होंने अभी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, ये अभी SRMB स्टील के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। जसप्रीत बुमराह की बात करूं तो L&T फाइनेंस और स्केचर्स जो कि जूते बनाती है ना, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। विक्की कौशल है ना, ये टाटा मोटर्स कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। ऋषभ पंत की बात करूं तो गो IBBO के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, है ना। तो ये ब्रांड एम्बेसडर फिर से मैंने आपको रिवाइज करवा दिए हैं, अगर 2-3 बार ऐसी रिवाइज करेंगे तो आपको चीजें याद रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जिसे शॉर्ट में SRS कहा जाता है, इसकी एक रिपोर्ट आई है 2021 के डेटा के आधार पे, है ना। तो नाम क्या है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर अभी कितनी है? तो भारत की कुल प्रजनन दर जो है वो है 2.0। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रजनन दर यानी कि 2.0 का मतलब 2 बच्चे, है ना। तो यहां पर आप ये समझ लीजिए कि ये जो कुल प्रजनन दर है जिसे TFR हम कहते हैं, है ना, अगर देखा जाए तो ये प्रजनन दर जो है पिछली बार की रिपोर्ट की तुलना में देखा जाए तो ये थोड़ी सी घट गई है ना। 2 का मतलब क्या है कि 2 बच्चे, लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, ऐसा इस रिपोर्ट के अंदर मतलब सामने निकल के आया है। अब कुछ लोग अब बिजी शेड्यूल की वजह से, आपको पता ही आजकल ना मेडिकल इश्यूज भी बहुत से हैं, है ना। शादी ब्याह जो है वो भी बहुत लेट होते मतलब करियर की वजह से बहुत लेट शादी ब्याह होती है, उसकी वजह से भी प्रजनन दर जो है उसके अंदर कमी देखने को मिली। यहाँ पे बहुत सी चीजें हैं, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या बातें कही गई है, इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें कही गई है उसको देखिए एक बार। इसमें यह कहा गया है कि जो नेशनल एवरेज है यानी जो राष्ट्रीय औसत है वो 2.0 है ना। हम इंडिया के टोटल फर्टिलिटी रेट की बात कर रहे हैं, यानी TFR, कुल प्रजनन दर कह लीजिए आप इसको शॉर्ट में, है ना। सबसे अधिक जो कुल प्रजनन दर जो है वो कहाँ का है, बिहार, या 3.0, है ना। सबसे कम कुल प्रजनन दर जो है वो कहां पर, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में है, 1.4। ये जो सबसे अधिक और सबसे कम जो है ये दोनों ही चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो ये जो सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है ना, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो 8वां संस्करण है, एडिशन ध्यान रखिएगा कौन सा, 8वां, और कब से कब तक मनाया जा रहा है तो आपको ध्यान रखना है ये मनाया जा रहा है 12 मई से लेकर के 18 मई तक, ठीक है। इसकी थीम क्या है? थीम है मेक वॉकिंग सेफ और मेक साइकिलिंग सेफ, है ना। पैदल चलिए और साइकिल से चलिए और आप स्वस्थ रहिए, कहने का मतलब इसका यही है। तो मेक वॉकिंग सेफ और मेक साइकिलिंग सेफ जो है इस बार की थीम है, ये थीम जरूर याद रखिएगा, है ना। कब से कब तक मनाया गया है? तो 12 से 18 मई 2025 तक मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रकाशित विन द बैटल ऑफ योर माइंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एक पुस्तक अभी हाल ही में प्रकाशित हुई है, विन द बैटल ऑफ योर माइंड। यहाँ पे देखिए आप वो बुक देख रहे हैं, उस बुक की इमेज है यहाँ पे, और यहाँ पे नाम देखिए रीता रामामूर्ति गुप्ता, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ठीक है। इन्होंने ही इस बुक को लिखा है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। और यहीं पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक मैं बताने वाला हूं, एग्जाम के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, उसे जरूर याद रखिएगा। वो बुक कौन सी है? तो अभी हाल ही में एक बुक है, बुक का नाम है जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। ये जो बुक है ये एक ऑटोबायोग्राफी, आपको ध्यान रखना है। ये जो बुक है ये बंडारू दत्तात्रेय की आत्मकथा है। किसकी है? बंडारू दत्तात्रेय कौन है? तो आपको ध्यान रखना है, अभी आपने देखा होगा हरियाणा के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? तो हरियाणा के जो राज्यपाल हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। इन्हीं की ये आत्मकथा है बंडारू दत्तात्रेय की। आप यहाँ पे देखिए, ये है बंडारू दत्तात्रेय, ये है नायब सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री, ये है राज्यपाल, और ये है, आपको ध्यान रखना है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। दरअसल ये बुक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसको क्या किया है, इस पुस्तक को लॉन्च किया है, और ये राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की क्या है? आत्मकथा है, ठीक है। और नाम क्या है इस बुक का? जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, भाई उपराष्ट्रपति ने इसका विमोचन किया है और हरियाणा के राज्यपाल की बुक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पुस्तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में वैशाख पोया उत्सव किस देश में मनाया गया है? तो वैशाख पोया उत्सव जो है ये अभी श्रीलंका में मनाया गया। कहां पर? श्रीलंका में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। दरअसल श्रीलंका बौद्ध कैलेंडर का सबसे पवित्र दिन माना जाता है वैशाख पोया, और श्रीलंका का सबसे पवित्र बौद्ध उत्सव है। कहां का? श्रीलंका का सबसे पवित्र बौद्ध उत्सव है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए 12 मई को क्या मनाया गया है? बुद्ध पूर्णिमा मनाया गया है। क्या मनाया गया है? बुद्ध पूर्णिमा। और आपको अगर याद हो तो वियतनाम के अंदर भी ये जो वैशाख फेस्टिवल है ये मनाया गया है ना। वियतनाम भी बौद्ध के लिए फेमस है, तो आपको ध्यान रखना वियतनाम में मनाया गया है। और यहां पर
ये वैशाख पोया अगर आपको दिखे तो आप श्रीलंका करके आइएगा, ठीक है। श्रीलंका में वैशाख पोया उत्सव मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा इस क्वेश्चन को। लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं केशु वेणुगोपाल। कौन है? के सी वेणुगोपाल। ये आप देख पा रहे हैं के सी वेणुगोपाल को। दरअसल पहले भी ये लोक लेखा समिति के अध्यक्ष थे, फिर से यही लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बने हैं। लोक लेखा समिति क्या है उसके बारे में जानते हैं, है ना। वहीं पे आपको ध्यान रखना है कि इनका जो कार्यकाल रहने वाला है वो कब से कब तक रहने वाला है? अप्रैल 2026 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है, ठीक है। तो अभी आप यहां पर ध्यान से देखिए लोक लेखा समिति के बारे में। लोक लेखा समिति जो है ये एक संसदीय समिति है जिसकी स्थापना 1921 में हुई थी, और इसके अंदर जो कुल सदस्य हैं, तो कुल कितने सदस्य हैं? 22 सदस्य हैं इसके अंदर कुल। और आपको ध्यान रखना है इस समिति में 15 तो लोकसभा के सदस्य होते हैं और 7 होते हैं राज्यसभा के सदस्य। ये जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं, तो आप कहेंगे 22 सदस्य। पूछा जाए कितने लोकसभा के सदस्य होते हैं, कितने राज्यसभा के सदस्य हैं, स्टेटमेंट में क्वेश्चन देगा तो आप गलत कर सकते हैं, इसलिए ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सार्वजनिक धन के उपयोग की जांच करना। इस समिति को सरकारी खर्चे के प्रहरी के रूप में जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और अभी मैंने कुछ दिन पहले ही आपको पढ़ाया था, 2-3 क्लास पहले ही पढ़ाया था मैंने आपको, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संजय जायसवाल बने हैं। वहीं पे सार्वजनिक उपक्रमों की समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? बैजयंत पांडा बने हैं। ये दोनों ही चीजें मैंने आपको भी कुछ दिन पहले पढ़ाया है। और अब एक नया आ गया लोक लेखा समिति के अध्यक्ष। तो तीनों समितियों के अध्यक्ष आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो सदस्य होते हैं लोक लेखा जो समिति, इसके जो सदस्य हैं, तो ध्यान रखिएगा इन सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितने साल का होता है? तो इन सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 1 साल का होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जिसे शॉर्ट में नालसा कहा जाता है, इसका कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस सूर्यकांत को नियुक्त किया गया है। दरअसल इसका जो नियुक्ति होती है ना, नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट के जो दूसरे मोस्ट सीनियर जो जज होते हैं ना उनको बनाया जाता है। हेड तो सीजीआई होते हैं ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं वो उसके अध्यक्ष होते हैं, लेकिन जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो जो दूसरे मोस्ट सीनियर जो जज होते हैं, है ना, वो बनाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो आपको ध्यान रखना है सूर्यकांत का नाम, जस्टिस सूर्यकांत जो है वो इसके कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं नालसा के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, और इन्होंने जगह किसकी ली है? तो बी आर गवई की जगह ली है। और ये ध्यान रखिएगा बी आर गवई अब क्या बन गए हैं? अब ये सीजेआई बन गए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। 14 मई यानी आज से इनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा बी आर गवई का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 78वां कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहां पर हुआ है, यानी कहां शुरू हुआ है ये? तो आपको ध्यान रखना है संस्करण कौन सा? एडिशन 78। और इसका जो आयोजन हो रहा है कहां पर हो रहा है? तो फ्रांस में इसका आयोजन हो रहा है। कब से कब तक इसका आयोजन चल रहा है? तो 13 से 24 मई 2025 तक इसका आयोजन होगा। कहां पर? फ्रांस में इसका आयोजन होगा, ठीक है। संस्करण 78वां आपको ध्यान रखना है। चलिए लास्ट टाइम पे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि त्रिशूर पूरम जो फेस्टिवल है ये कहाँ मनाया जाता है? तो मैंने आपसे कहा था कि ये कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। और कल मैंने एक और चीज आपसे कही थी, मैंने कहा था केरल में और कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, केरल के अंदर ओणम मनाया जाता है ना। मलयालम नववर्ष विशु का नाम आपको ध्यान रखना है, ये मनाया जाता है ना। अरट्टू मनाया जाता है। इसके अलावा अट्टुकल पोंगल मनाया जाता है। ये सारे फेस्टिवल जो कहां पर मनाए जाते हैं? तो केरल राज्य में मनाए जाते हैं। समझ में आया? चलिए आज टुडे क्विज में कौन सा क्विज है? तो ध्यान से सुनिएगा, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने किसके सहयोग से क्लाउड सीडिंग की घोषणा की है? क्लाउड सीडिंग क्या होती है मैंने कल की क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझाया था, ठीक है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर दीजिए, है ना। पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है ना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।